दूसरी तरफ सैमन एक खंडहर जैसे घर के अंदर जाता है। वहां वही आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तभी सैमन कहता है, समझ नहीं आता कल रात को सुनसान जगह पर उस शिवाय सिंह को मरता तड़पता हुआ अकेले छोड़ने के बाद भी उसकी लाश अब तक क्यों नहीं मिली। मेरे आदमियों ने चप्पा चप्पा छान मारा पर वो कहीं भी नहीं मिला, ना जिंदा ना ही मुर्दा। ये सुनकर वो आदमी जो अभी भी अंधेरे की तरफ खड़ा था, जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, वो सैमन से कहता है, वो शिवाय बहुत चालाक और शातिर इंसान है, आसानी से हमारे हाथ नहीं आने वाला। तुम्हें क्या लगा था कि तुमने उसे जब सामने से कॉल किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया होगा? जरूर उसे शक हो गया होगा और उसने कुछ ना कुछ प्लान बी पहले से ही बनाकर तैयार रखा था। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो शिवाय सिंह है। ये सुन सैमन गुस्से से कहता है, आप दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं, वो भी उस दुश्मन की जिसने उस लड़की की आज तक हिफाजत की है, जिससे आप इतनी नफरत करते हैं। और उसी ने ही क्यों, उसकी हिफाजत करने के मामले में आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। ये सुनकर उस सामने खड़े आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है, खबरदार जो मेरे बेटे का नाम भी तुम्हारे मुंह से लिया तो। ये कहकर वो आदमी अब रोशनी की तरफ आ जाता है, जिससे उसका चेहरा साफ दिखने लगता है। सैमन उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, अपने बेटे की बात पर तो आप तिल मिला गए। तभी वो सामने वाला इंसान सैमन की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, मेरा एक लौता बेटा है वो, मेरा खून, मेरा वारिस है वो। तभी सैमन अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, सुनील परिहार, गला छोड़ो मेरा। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुनील परिहार ही थे। वो सैमन का गला छोड़ते हुए कहते हैं, नफरत है मुझे उस लड़की से, उस लड़की के नाम से, उसके खून से, उसके बाप से, सबसे नफरत करता हूं मैं। वो भी इतनी नफरत कि उसे अपने सामने देखकर मेरा मन करता है कि उसका गला दबाकर खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूं। सैमन अपनी गर्दन सहलाते हुए कहता है, पर तुम्हारा बेटा तो उस लड़की के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और तुम कह रहे हो कि तुम उससे इतनी नफरत करते हो। सुनील परिहार कहते हैं, उसके बाप ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया और उसकी इस मनहूस बेटी ने मेरे दोनों बेटे, एक को तो खा ही चुकी है, अब दूसरे को भी खाने की ताक में बैठी हुई है। इससे पहले मेरे दूसरे बेटे पर कोई आंच आए, उसे इस दुनिया से ही अलविदा कर दूंगा। उसके बाप ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया और उसकी इस मनहूस बेटी ने मेरे दोनों बेटे। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर सुनील परिहार अपनी आंखें बंद करके सैमन से कहते हैं, मैं विधि को स्कूल से ही बहुत पसंद करता था। सोचा था कि कॉलेज पूरा हो जाने के बाद एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर मैं विधि को अपने प्यार और शादी के लिए प्रपोज करूंगा। पर कॉलेज में उसकी मुलाकात उस परीक्षित से हुई और उसने मेरी विधि को अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया और खुद मेरी जगह लेकर उससे शादी कर ली। पर विधि को वो कभी भी खुश नहीं रख पाया। तो क्या हक था उसे विधि से प्यार करने का जब वो उसे कोई खुशी ही नहीं दे पाया। मैं तो सिर्फ विधि को यह एहसास करवाना चाहता था कि उसने अपने लिए गलत साथी चुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पर जब शादी के बाद उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि भगवान ही परीक्षित से मेरा बदला ले रहा है। बहुत खुश था मैं, इतना खुश कि लगा कि ऊपर वाले ने मेरा इंसाफ कर दिया। पर फिर अचानक से उनके घर में वो लड़की पैदा हो गई और सारा मातम खुशियों में बदल गया। पर मुझसे ये सब कैसे बर्दाश्त हो सकता था, इसलिए मैंने उस लड़की को ऊपर पहुंचाने की प्लानिंग की। सैमन कहता है, पर जब तुम उस लड़की को मारना ही चाहते थे तो उसके 5 साल के हो जाने तक क्यों रुके रहे, बल्कि तुम तो उसे कभी भी बहुत आसानी से मार सकते थे। ये सुनकर सुनील परिहार मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, मैं उसे कभी भी आसानी से मार सकता था, पर मैं चाहता था कि वो बच्ची उन कुछ सालों में विधि और परीक्षित की जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाए तो उन दोनों के साथ साथ उनका रिश्ता भी टूटकर चकनाचूर हो जाए, पूरी तरह से बिखर कर रह जाए। इसलिए मैंने उस बच्ची को मारने के लिए उसका 5वां जन्मदिन चुना। मैंने जानबूझकर हम सब की मीटिंग उस रात इस शहर से बाहर रखवाई ताकि सुबह जब हम वापस सिंघानिया विला पहुंचे तो वहां खुशियों की जगह मातम का माहौल हो।
और मैं किसी तरह विधि के कान में ये बात डाल देता कि ये सब परीक्षित की इस दौलत, शोहरत और जायदाद के कारण हुआ है, जिसके चलते उसकी बेटी उससे दूर हो गई, ताकि विधि उस परीक्षित सिंघानिया से नफरत करने लगे। पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किरण हमारे दोनों बच्चों को लेकर और राजवीर की फैमिली भी साथ में रात को ही सिंघानिया विला रहने चले जाएंगे। अगर मुझे इस बात का पता होता कि वो लोग वहां पर हैं, तो मैं अपनी आदमियों को उस रात वहां कभी भी हमला करने नहीं भेजता। पर उस रात परीक्षित भी अपनी मीटिंग जल्दी खत्म करके रात को ही अपने विला वापस आ गया था, और उसकी वजह से मुझे, राजवीर और राघव को भी उसके साथ जल्दी वापस आना पड़ा। पर वहां पर जब मैंने अपने बेटे की लाश देखी तो इतना बोलकर सुनील परिहार की आंख से एक बूंद आंसू की नीचे गिर जाती है, पर फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर फिर भी मैंने अपने बाप के दर्द को एक तरफ रखकर विधि के बारे में ही सोचा। और जब परीक्षित ने उस प्रिया को गोद लेने की सोची, तो मैंने ही विधि को भड़काते हुए इस बात का इस्तेमाल किया था ताकि विधि के मन में परीक्षित को लेकर नफरत पैदा हो जाए और वो मेरे साथ मेरे घर चलने को तैयार हो जाए। पर विधि अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने तो अपने होश ही खो दिए। मैं ही जानता हूँ कि अपनी विधि को इतने साल उस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीती है। अब सुनील परिहार अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहते हैं, पर अब मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं परीक्षित का वंश किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मेरे बेटे की जान गई उन दोनों बाप बेटी की वजह से, तो अब मैं अपने एक बेटे के बदले 3 जान एक साथ लूंगा, एक उसकी बेटी की और 2 उसके वारिसों की। फिर सुनील परिहार सैमन की तरफ मुंह करके कहते हैं, मुझे उस लड़की की लाश देखनी है सैमन, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सैमन कहता है, वो तो ठीक है, पर उस लड़की की सबसे बड़ी ताकत है उसका वो पति, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। सैमन की बात सुनकर सुनील परिहार कुछ सोचते हुए कहते हैं, तो इसका एक सिंपल सा इलाज है, फूट डालो। मैंने सुना था कि शिवाय सिंह प्रिया से मिलने जेल गया था, तो इसी बात का फायदा उठाकर उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करो। वैसे भी परी माँ बनने वाली है, वो अभी इमोशनली वैसे ही बहुत वीक होगी, किसी भी बात का उस पर बहुत जल्द ही असर होगा। ये बोलकर सुनील परिहार मुस्कुराकर सैमन की तरफ देखते हैं, तो सैमन भी मुस्कुराकर कहता है, मैं समझ गया बॉस कि मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ शिवाय के छोटे से घर में मयंक आ चुका था, जिसे परी ने रोहन से कहकर बुलाया था। मयंक पहले तो शिवाय को ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाता है और वो कहता है, शिवाय क्या हुआ, तुम्हें ये चोटें कैसी आई? मयंक की बात सुनकर शिवाय कहता है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुन मयंक आगे कुछ और पूछने वाला होता है कि उससे पहले ही शिवाय कह देता है, मयंक बस इससे आगे कुछ और मत पूछना, वैसे भी पूरी कहानी सुनाते सुनाते पहले ही बहुत इमोशनल ड्रामा हो चुका है यहाँ। ये कहते हुए शिवाय परी और पारुल की तरफ देख रहा था, तो मयंक कम शब्दों में पूरी कहानी समझते हुए कहता है, ओके मैं सब समझ गया, खैर तुम आओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग और चेकअप कर लेता हूँ। कुछ देर बाद मयंक शिवाय का पूरा चेकअप करके परी से कहता है, डोंट वरी, सब ठीक है, शिवाय को ज्यादा चोट नहीं लगी है। फिर मयंक शिवाय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हो ऐसे एक बात कहूँ शिवाय, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें भी मैं कभी इस टूटे फूटे हाल में देख पाऊंगा। मयंक की बात सुनकर शिवाय उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम जैसे 2-4 दोस्त मुझे और मिल जाएं, तो मुझे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर पारुल रितेश की तरफ देखकर कहती है, ये सिर्फ इस मयंक के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी था। तुम हर वक्त मेरे भाई की बुराई करते रहते हो और मेरी परी के कान भरते रहते हो। पारुल की बात सुनकर रितेश कहता है, वही तो सोचूं कि इतनी देर से पारुल मैडम का मुंह कैसे बंद है, इनके मुंह से कोई मधुर वाणी अभी तक क्यों नहीं निकली। पर देखो, जहाँ से मैंने ये सोचा और मेरा सोचना खत्म हुआ, वहां से तुम्हारा मुंह फिर से खुल गया फालतू की बकवास करने के लिए। उन दोनों की बात इग्नोर करके मयंक परी से कहता है, परी, शिवाय को रिकवर होने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और ये निशान भी 1 हफ्ते से पहले नहीं जाने वाले। ये सुनकर परी परेशान होते हुए शिवाय से कहती है, अगर माँ और घर में बाकी सब लोगों ने ये सब देखा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। परी की बात सुनकर शिवाय कहता है, परी, इसलिए मैं इस घर में 1 हफ्ता रुकने वाला हूँ। छोटी और तुम अभी रोहन और जय के साथ वापस मेंशन जाओगी। शिवाय की बात सुनकर परी नाम में सर हिलाते हुए कहती है,
नहीं शिवाय, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ 1 हफ्ता इसी घर में रहूंगी। शिवाय परी को इस तरह जिद करते देखकर कहता है, परी मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो ये घर शहर से काफी दूर है और तुम्हारा इस कंडीशन में शहर से इतनी दूर रहना ठीक नहीं है। बाई चांस अगर किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से जाने में ही काफी वक्त लग जाएगा और सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। जैसे ही मेरे घाव भरेंगे तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। शिवाय की बात सुनकर परी रोते हुए कहती है, शिवाय मैं वहां कैसे रह सकती हूँ जबकि मुझे पता है कि यहाँ आपकी हालत ऐसी है, आप दर्द में हैं। अब परी काफी ज्यादा रोने लगी थी। परी को इस तरह से रोते देखकर मयंक शिवाय के कंधों पर हाथ रखकर उसे परी को संभालने का इशारा करता है, जिसे समझकर शिवाय परी को तुरंत अपने सीने से लगाकर कहता है, परी रिलैक्स यार, रोना बंद करो। देखो तुम्हें इस तरह से इस हालत में रोना नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले तुम शांत हो जाओ, हम अंदर रूम में चलते हैं और वहां बैठकर आराम से कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे, पर पहले तुम रोना बंद करो। शिवाय की बात मानकर परी कुछ देर में शांत हो जाती है तो शिवाय परी को अपने साथ लेकर अंदर रूम में चला जाता है।